नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि परीक्षा में भी अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। 13 नवंबर को यूपीएचएससी की परीक्षा है और उसी के पाठ्यक्रम में है नीला चांद उपन्यास, जो कि शिव प्रसाद सिंह का है। ये यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है और कई लोगों का लगातार मैसेज आ रहा था कि सर संक्षेप में एक वीडियो बना दीजिए और पब्लिश कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ये रचना नहीं मिल पा रही है और इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। हमारे बहुत सारे मेंबर्स भी इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो आप लोगों को देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है किसी भी रचना के बारे में कि उससे कहाँ से प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न बन सकते हैं और किस रचना को कैसे पढ़ा जाए कि अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो न छूटे। भाई, ये नीला चांद उपन्यास जो आपके पाठ्यक्रम में है वो 534 पेज का है। अब आप खुद सोचिए कि एक ही रचना के लिए 534 पेज आप बैठकर पढ़ेंगे और ऐसी बहुत सारी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, तो फिर आप सालों पढ़ते रहेंगे। उसके बाद भी आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, आइए उसकी बात करते हैं और इस पूरे उपन्यास के बारे में जानते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीएचएससी के लिए, यूजीसी नेट के लिए। 16 सितंबर से ही चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर ज्वाइन करेंगे तो अभी तक जितनी टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं वो सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, उत्तर सहित। 50-50 प्रश्नों की 3 टेस्ट सीरीज प्रतिदिन दी जा रही है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं इस उपन्यास के बारे में। उससे पहले आपको पता होगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, जो पहले से हैं, वो जानते हैं कि जब भी किसी भी रचना की हम लोग बात करते हैं उससे पहले उस रचनाकार के बारे में जानते हैं, क्योंकि उस रचनाकार से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। शिव प्रसाद सिंह की बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिनका जन्म 1928 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 1998 ईस्वी में हुआ। इनका उपन्यास अलग अलग वैतरणी, गली आगे मूर्ति है, नीला चांद, सैलूस, औरत, मंजूसीमा, कुहरे में युद्ध, हनोज दिल्ली दूर अस्त और वैश्वानर है, जिनमें से आप देखेंगे ये दोनों उपन्यास एक ही हैं। पहले इसका नाम था हनोज दिल्ली दूर अस्त, बाद में इसे कुहरे में युद्ध के नाम से प्रकाशित किया गया। तो ये दोनों एक ही हैं, ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी होता यह भी है कि आपके पाठ्यक्रम में जो रचना है उस रचनाकार की और जो रचनाएं हैं उस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे अलग अलग वैतरणी की अगर बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसमें चंदौली तहसील, चंदौली नाम आपने सुना होगा, आप सभी यूपी के हैं। चंदौली तहसील के एक गांव को केंद्रित कर लिखा गया है और चंदौली के ही उसी गांव पर आधारित दूसरा उपन्यास उन्होंने लिखा, सैलूस। तो ये भी उपन्यास उन्होंने लिखा। इसके अलावा काशी पर आधारित इनकी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन से उपन्यास हैं? जैसे गली आगे मूर्ति, काशी त्रयी आपने नाम सुना होगा। काशी त्रयी, काशी त्रयी, काशी त्रयी में कौन कौन शामिल है? अब यहाँ से प्रश्न बनना आपके लिए शुरू हो जाता है कि शिव प्रसाद सिंह के काशी त्रयी में कौन कौन सी रचनाएं हैं या काशी त्रयी में कौन सी रचना नहीं है। इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक तो हो गया गली आगे मूर्ति है, दूसरा हो गया नीला चांद और तीसरा हो गया वैश्वानर।
काशी त्रयी में तीसरा हो जाएगा आपका वैश्वानर। जहाँ गली आगे मुड़ती है उसमें काशी के विद्यालय में जब ये पढ़ रहे थे, बताया इन्होंने कि जब मैं पढ़ रहा था उस पर आधारित इन्होंने उपन्यास लिखा। विद्यालय में छात्र आंदोलन होता है विश्वविद्यालय में, तो छात्र आंदोलन और विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर इन्होंने लिखा गली आगे मुड़ती है। वहीं नीला चांद जो इन्होंने लिखा, जिसमें मध्यकाल का जो काशी है उसके बारे में लिखा। यहाँ तक कि नीला चांद की भूमिका में इन्होंने कहा है कि मैं मध्यकाल की वह काशी देखना चाहता था जो विदेशी आक्रांताओं के पहले थी। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। मैं मध्यकाल की वह काशी देखना चाहता था जो विदेशी आक्रांताओं के पहले थी। वहीं वैश्वानर, जो काशी त्रयी की तीसरी रचना वैश्वानर है, जिसमें काशी के प्रारंभ का काल बताया गया है। वैश्वानर का अर्थ होता है अग्नि, और यह अग्नि किसका प्रतीक है? जीवन का प्रतीक है। यह अग्नि जीवन है और इसकी उष्णता के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। काशी तब आज की तरह नहीं थी। इसका क्षेत्र वरुणा और गंगा के संगम पर था। इसके बाद कहानी संग्रह की अगर बात करें तो इनका कहानी संग्रह है आर पार की माला, कर्मनासा की हार, शाखा मृग, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, राग गुजरी, भेड़िया, ये सब इनका कहानी संग्रह है। वही रिपोर्टाज, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्टाज, चूँकि इनका उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है इसलिए इनका रिपोर्टाज है अंतरिक्ष के मेहमान, इसे ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न आप लोगों से जितने लोग देख रहे हैं, शिव प्रसाद सिंह को, जो शिव प्रसाद जी ने पीएचडी किया, डॉक्टरेट की उपाधि ली, उस डॉक्टरेट की उपाधि लेने में इन्होंने किस पर शोध लिखा था? बताइए। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे तो आप कहेंगे नहीं, हमारे तो पाठ्यक्रम में नीला चांद केवल है, हमने तो केवल नीला चांद पढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, आपके पाठ्यक्रम में जो भी रचना है उस रचनाकार के बारे में संपूर्ण रूप से आपको जानना चाहिए और प्रश्न पूछा जाता है। विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को उठाकर देख लीजिए। केवल ये कह देने से नहीं होगा कि मैंने नहीं पढ़ा है, केवल जो रचना है वो पढ़ी है। और यही गहन अध्ययन का परिणाम होता है कि आपका रिजल्ट अच्छा आता है। शिव प्रसाद जी ने कीर्ति लता और औहट भाषा पर शोध प्रबंध लिखा है। लिख लीजिए, अगर नहीं पता है तो जरूर लिख लीजिए, कॉपी पेन लेकर तब मेरे वीडियो को देखिए, ताकि जो भी चीज़ें इस पीडीएफ में नहीं अलग से बताई जाएं, समझाई जाएं, उन्हें गौर से सुने और जो लिखने लायक है उसे लिखें। शिव प्रसाद जी ने कीर्ति लता और औहट भाषा पर शोध प्रबंध लिखा है। आगे बढ़े हम लोग। निबंध संग्रह की अगर बात करें तो शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, रसमादन, यह इनका निबंध संग्रह है। इनका नाटक अगर देखें तो घाटियां गूंजती हैं नाटक है। जीवनी इन्होंने लिखा उत्तर योगी श्री अरविंद, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। विगत वर्ष के अगर प्रश्न पत्रों को आपने देखा होगा तो उत्तर योगी पूछा गया है। वही आलोचना इन्होंने लिखा विद्यापति, आधुनिक परिवेश और नवलेखन, आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात करते हुए चल रहे हैं। शिव प्रसाद सिंह की पहली कहानी कौन सी थी? तो दादी माँ थी। यही वह कहानी है जिससे हिंदी कहानी को नया आयाम मिला और आंचलिकता भी संपूर्ण रूप से इस कहानी में देखने को मिलता है। तो ये तो बात हम लोगों ने की शिव प्रसाद जी के बारे में। अब आइए मूल रचना पर आते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, नीला चांद। लेकिन इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्या आपको पता है, कुछ प्रश्न आपसे करने जा रहे हैं, जैसे काशी ठकाना नगरी किसने लिखा, या काशी ठकाना नगरी किसने कहा,
चक्र पुष्पकारिणी नदी किसे कहा जाता है? या नीला चांद में गवायक श्रेणी को उजागर किया गया है, यह किस रचना से लिया गया है? या काशी नीला चांद के बारे में किसने कहा है कि तुमने काशी की इतनी छवियां चित्रित की हैं, तत्रापि गंगा की जो बरजोरी मन को खींचती है, किसने कहा है? वाराणसी वैभव किसकी रचना है? काशी का इतिहास किसकी रचना है? काशी खंड किस स्कंध का एक खंड है? कुट्टनीमतम किसकी रचना है? नीला चांद में जो गीत है, हंसा फिरत विपत के मारे, अपने देश निनारे, अब का बैठे ताल तलैया, छोड़े समुद्र किनारे, ये किसका है? यह पंक्ति जो लिखी गई है, ये क्या है? लोकगीत है। कहाँ का लोकगीत है? किसने लिखा है? बहुत सारे प्रश्न इस तरीके के बनते हैं और लोग करते क्या है कि सीधे सीधे जो नीला चांद उपन्यास है, जो रचना है, उसका मूल पढ़ना शुरू करते हैं, भूमिका पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर ये पहला पेज मैंने नीला चांद का इसलिए लिया, इसका लेने का कारण यह है कि जो शिव प्रसाद सिंह की रचना है नीला चांद, उसे 3 सम्मान मिले हैं। कौन कौन से? तो पहले ही मुख्य पृष्ठ पर आप देखेंगे व्यास सम्मान से सम्मानित, शारदा सम्मान से सम्मानित और साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये तीनों पुरस्कार शिव प्रसाद सिंह की रचना नीला चांद को मिला है। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बनना शुरू हो जाता है, कवर पेज से, कि कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, या कितने पुरस्कार मिले हैं, या कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। या 1 2 3 पॉइंट करके पूछ लिया जाता है, कौन सा सही, 1 2 2 3 1 3 1 2 3, कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। नीला चांद उपन्यास की भूमिका में कहां कहां से और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, अब आप देखें। ये पूरा मैंने यहां पर ले लिया है, यहां कहां कहां से प्रश्न बनते हैं इसकी बात करेंगे, फिर इसकी क्या कहानी है उस कहानी के बारे में बात करेंगे। मैंने जो बताया है उसे ध्यान रखिए कि काशी ठकाना नगरी किसकी रचना है, चक्र पुष्पकारिणी नदी किसे कहा जाता है, नीला चांद में गवायक श्रेणी को उजागर किस रचना के माध्यम से किया गया है। तो ये सारी चीज आपको यहां पर मिलेगा। पूरा पीडीएफ अभी आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज देंगे, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। मूल रूप से जहां मैंने अंडरलाइन किया है इस पर जरूर ध्यान दें। इसकी भूमिका में कहा गया, यानी उन्हें लक्ष्मी कर्ण की रानी आवल देवी को हूण कहना पूर्ण कल्पनाजन्य लगता था और इस कोरी कल्पना मानकर आरोप करते रहे हैं कि इतना बड़ा ऐतिहासिक झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोगों ने आक्षेप लगाया था कि जो नीला चांद रचना की गई, जो उपन्यास लिखा गया, उसमें बहुत सी सारी चीज़ें झूठी हैं। उस पर इस भूमिका में शिव प्रसाद जी ने कहा कि जो लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए कहा कि उन्हें लक्ष्मी कर्ण की रानी आवल देवी को हूण कहना पूर्ण कल्पनाजन्य लगता है और इस कोरी कल्पना मानकर आरोप करते हैं कि इतना बड़ा ऐतिहासिक झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन तब आश्चर्य की सीमा नहीं रहती थी जब सुनता था कि लक्ष्मी कर्ण नामक कोई नरेश भी था या नहीं। मेरी तो स्थिति उस व्यक्ति जैसी थी जो अपने ही परिचित तथा कथित समीक्षकों के पास डरे डरे मेमने की तरह रहता था। जब चीजें सीमा पार करने लगी तब याद दिलाना पड़ता। अब यह कथन आप देखें, यह कथन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कि कम से कम मेरे स्वाध्याय को तो गाली मत दीजिए। आपका अज्ञान, जन्य, अहंकार, मूर्खता का सीमोल्लंघन कर चुका है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह किस उपन्यास की भूमिका का कथन है, या शिव प्रसाद सिंह ने अपनी किस उपन्यास की भूमिका में
यह कथन कहा है। जब ऐसे कथन आ जाते हैं तो लोग कहते हैं मैंने तो यह कथन पढ़ा ही नहीं, मैंने पूरी रचना पढ़ ली। कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए यहाँ पर बताते चल रहा हूँ और इसीलिए मैंने यहाँ पर भूमिका को लिया है। तो यहाँ पर इस कथन को आपको ध्यान रखना है। आगे उन्होंने कहा कि 2 समीक्षकों ने इस हमारे उपन्यास, इस वृहद उपन्यास को पढ़कर बधाई दी। अब 2 समीक्षक कौन कौन से हैं जिन्होंने शिवप्रसाद सिंह के नीला चांद को पढ़कर बधाई दी? उनमें से पहले हैं प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र और दूसरे थे मित्रवर प्रोफेसर कृष्णनाथ। तो किन किन लोगों ने बधाई दी इस उपन्यास को पढ़कर? तो पहले होंगे विद्यानिवास मिश्र और दूसरे होंगे कृष्णनाथ। क्लियर? कहाँ कहाँ से और कैसे प्रश्न बन सकते हैं सारी चीज़ आपको बताते चल रहे हैं, गौर से सुनते चलें। और अभी जो मैंने प्रश्न पूछा है वो भी आपको भूमिका में ही मिलेगा। अपने देश के सांस्कृतिक इतिहास को समझने वालों की एक नई पीढ़ी हर गंभीर लेखन के साथ साथ चल रही थी। दूसरा शिविर भी हिंदी में ही लेखन कर रहा है जो मेरे हम उम्र है। उनमें अनेक बहुत पहचाने चेहरे हैं। हंस में गिरिराज किशोर ने नीला चांद पर समीक्षा लिखा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहला प्रश्न इस तरीके से यहाँ पर से बन सकता है कि शिवप्रसाद सिंह के उपन्यास नीला चांद पर पर समीक्षा किसने लिखा? तो गिरिराज किशोर ने लिखा। या गिरिराज किशोर के द्वारा नीला चांद पर लिखी गई समीक्षा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपका उत्तर होगा हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बातें समझ में आ रही हैं कि कहां से और कैसे प्रश्न बन सकते हैं जिस चीज को आप छोड़ते चल रहे हैं? तो जो समीक्षा हंस में प्रकाशित हुई गिरिराज किशोर की, जिसका मूल स्वर प्रशंसात्मक था, गिरिराज ने दिल्ली के एक मंडीबाज समीक्षक का यह वाक्य सुनाया कि तुमने व्यर्थ इतनी क्रेडिट क्यों दे दी? तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। गिरिराज ने कहा कि जो आदमी 35 वर्षों से लिख रहा है उसकी रचना पर बातचीत भी क्या क्रेडिट देना है? पर था, उन दिनों था। तो यह कथन किसका है? गिरिराज किशोर का है। यहाँ पर गिरिराज किशोर ने क्या कहा वो चीज़ें आपने देखी। बनारस के 2 साहित्यकारों ने जो मेरे अग्रज हैं अपनी 2 टूक बेबाक राय दी। अब यहाँ पर किन 2 साहित्यकारों की बात नीला चांद की भूमिका में शिवप्रसाद सिंह ने किया है? तो पहला चंद्रबली सिंह की बात उन्होंने की, जिन्होंने कहा कि ऐसी यथार्थवादी कृति एक गैर मार्क्सवादी या पार्टी से अनजुड़े व्यक्ति ने लिखा है, जैसी दल के भीतर के लोग नहीं लिख पा रहे हैं। वहीं दूसरा नाम है ठाकुर प्रसाद सिंह का। ठाकुर प्रसाद सिंह ने तो एक गोष्ठी में इसे वार एंड पीस की तरह उपन्यास बताया। अब ये देखिए, यहाँ से भी प्रश्न आपके सामने आता है कि नीला चांद उपन्यास को किसने वार एंड पीस की तरह बताया है, या नीला चांद उपन्यास को किसने वार एंड पीस कहा है? तो ठाकुर प्रसाद सिंह ने कहा है। यहाँ पर जितने प्रश्न पूछ रहे हैं ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको पता था? क्या आपने भूमिका पढ़ा है? और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। शायद आपको उम्मीद नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि इस तरीके के प्रश्न भूमिका से बन जाते हैं। और आप उठाकर देख लिए विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को, जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं उनमें ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो भूमिका से ही बन जाते हैं। आगे देखें तो यहाँ पर वार एंड पीस का उल्लेख किया गया। वार एंड पीस किसने कहा नीला चांद को? तो ठाकुर प्रसाद सिंह ने कहा है। ये भूमिका से ही आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपको भेज दी जाएंगी। आगे शिवप्रसाद जी ने कहा कि मैं 12वीं शताब्दी की पृष्ठभूमि पर प्रवेश की सीमा, किंतु कथ्य की
असीमा को बांधने चला हूँ, तो मुझे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ब्रज की उपभाषाएं, बुंदेली, कन्नौजी तो जानना चाहिए ना। न सही उसके भाषा पुत्रों जैसी, पर व्याकरणिक ढांचे की सीमा में संभावित मौसेरे भाइयों जैसा ज्ञान तो होना चाहिए मेरे पास। मैं अगर 13वीं शताब्दी पर उपन्यास लिखूं तो क्या मैं सल्तनतकालीन भारत के सांस्कृतिक स्थिति को चित्रित करते वक्त नीला चांद की भाषा लिख दूं? तब मुझे गाली दोगे, क्योंकि तब कहोगे उर्दू समझ में नहीं आई। इसलिए जब से कथाकार बना उससे भी पहले मैं उर्दू से सामान्य परिचय उर्दू से मेरा था। आगे उन्होंने कहा, आप आज की किसी चीज को आज की आंचलिक भाषा में पढ़कर मुझे कोसोगे कि नीला चांद के सामने औरत 2 कौड़ी का उपन्यास है। अब यहां पर आप देखें, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है रचना, तो यहां से देखिए कि बहुत चीजें आपके सामने आती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि शिव प्रसाद सिंह की रचना है औरत। औरत उपन्यास भी किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। अब आपको केवल भूमिका पढ़ने से देखिए कि ये रचनाएं आपको पता चल जाती हैं, भले ही अलग से कुछ ना पढ़ें। नीला चांद आपको पता है जो आपके पाठ्यक्रम में है। औरत उपन्यास, शैलूस उपन्यास, देखिए इन सब का भी जिक्र आया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि औरत उपन्यास किसका है, और साधारण प्रश्न पूछ लिया जाता है कि औरत उपन्यास किसका है, तो आप कहेंगे, आपका जवाब होगा मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। कम से कम जो रचना है उस रचना की भूमिका से जो प्रश्न बन रहा है उस रचना की भूमिका को तो पढ़िए, और वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहां पर ये रचनाएं कौन कौन सी हैं ये आपने देखा। इसके अलावा ये कथन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें शिव प्रसाद सिंह ने कहा कि कालजयी रचना, लेकिन शब्द हटा दिया जाएगा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सीधे यहां से कोटेशन होगा कि कालजयी रचना जब बने तभी लिखना हो, अन्यथा हल्की फुल्की चीजें ना लिखी जाएं। इसे मैं कथा साहित्य की दरिद्रता का एक कारण मानता हूं। यहां पर जो कथन दिया गया यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी कारण यहां से पूरा कथन पूछा जा सकता है कि इसे मैं कथा साहित्य की दरिद्रता का एक कारण मानता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस कोटेशन को जरूर ध्यान रखें। भूमिका से यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। और इसके बाद आगे देखते हैं। इसी भूमिका में आगे आप देखेंगे कि नीला चांद के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, वो सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। उसके अलावा नीला चांद में ही सिर्फ 1 मिनट यानी कुछ जो बातचीत है शिव प्रसाद सिंह का अपने दोस्त से, उसकी बात इन्होंने की है इसी रचना में सिर्फ 1 मिनट के तहत। और कहा जाता है कि क्या तुम सन्यासी हो गए। अभी पूरी रचना की हम लोग बात करते हैं, पूरा सारांश की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जहां से प्रश्न बन सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या तुम सन्यासी हो? एक हमदम दोस्त ने चिट्ठी लिखी और मैं हंसता रहा, क्योंकि एक दशक की यंत्रणा क्या होती है उन्हें शायद पता नहीं था। हो भी तो वो उर्दू अफगानी अफसानिगारों मंटो, कृष्ण, चंदर, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुगताई जैसे एक दूसरे से जुड़े हमदम दोस्त सहयात्री के रूप में सामने नहीं आए। इसलिए इनके बारे में कुछ कहना बेकार है कि मैं पूरे 1 दशक तक मौन क्यों रहा। न किसी के सामने व्यथा से पीड़ित होकर रोया, न तो अपनी एकमात्र लड़की की मृत्यु को भुला पाया। जब गली का उद्घाटन हुआ, अब यहाँ पर आप देखें इन्होंने जो कहा कि जब गली का उद्घाटन हुआ दिल्ली में, तो मेरा वही दोस्त था जिसने पूछा गली तो आई, आगे का कार्यक्रम क्या होगा। अब यहाँ पर यह है
कि जब गली का उद्घाटन हुआ दिल्ली में तो मेरा वही दोस्त था जिसने पूछा गली तो आई, आगे का कार्यक्रम क्या होगा। ये कथन किसका है? क्योंकि हिंट दिया गया, इसी कथन में हिंट दे दिया जा रहा है कि गली आगे मुड़ती है। उस उपन्यास की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर आपको याद है कि गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह का है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे यह कथन किसका है, तो शिव प्रसाद जी का है कि जब गली का उद्घाटन हुआ। अब यहाँ से लोग ये सोचेंगे गली का मतलब गली जो एक रास्ता है, जो एक रास्ता होता है उसे गली कहा गया है, और ये गली के उद्घाटन में इसका मतलब कि कोई नेता है। ये कथन किसका है? और किसी नेता का नाम भी, या जो पॉलिटिक्स में रहा है, जो राजनीति में रहा है, ऐसा साहित्यकार का नाम अगर विकल्प में है तो आप उसी को लगा देंगे, लेकिन ऐसा ना करें। यहाँ गली का मतलब है गली आगे मुड़ती है, उपन्यास की बात हो रही है, और ये नीला चांद की भूमिका से है। नीला चांद की भूमिका में ये कथन कहा गया है। आप देख रहे हैं कहाँ पर आप गलतियाँ करते हैं और कैसे प्रश्न कहाँ से बनते हैं, उस सब की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि काशी जैसे बुजुर्ग शहर पर 3 उपन्यास लिख रहा हूँ, बहरहाल मैं मौन हूँ। आपको क्या सचमुच लॉरेंस ड्यूरेल के उपन्यास जो अलेक्जेंड्रिया पर लिखे गए बहुत अच्छे लगते हैं? मेरे काशिस्थ सुहृदय डॉक्टर राम कीर्ति शुक्ल ने पूछा। ये किसने पूछा है? तो राम कीर्ति शुक्ल ने पूछा। क्योंकि आपको बता दें जो लॉरेंस ड्यूरेल थे उन्होंने 4 उपन्यास लिखे थे। अलेक्जेंड्रिया पर उन्होंने 4 उपन्यास लिखा है। कई समीक्षकों ने ये तुलना कर दी है, ध्यान रखना, शिव प्रसाद सिंह का, कि शिव प्रसाद पर लॉरेंस ड्यूरेल का छाप है, लेकिन ऐसा मानना गलत है, क्योंकि लॉरेंस ड्यूरेल ने अलेक्जेंड्रिया पर 4 उपन्यास लिखे, और वो चारों उपन्यास, और साथ में इधर शिव प्रसाद जी ने जो काशी त्रयी नाम से 3 लिखा, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, क्या फर्क है? शिव प्रसाद सिंह ने अपने नीला चांद उपन्यास की भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ड्यूरेल का अलेक्जेंड्रिया चतुष्ट है, मतलब 4 रचनाएं उन्होंने लिखा है। चतुष्ट है अपनी ओर नहीं खींचता, क्योंकि वह ऐतिहासिक विवरणों से भरे रिपोर्टाज की शैली में लिखे गए हैं, जबकि मेरी काशी त्रयी, अब यहाँ पर ध्यान दें, काशी त्रयी में बार बार जिक्र कर रहा हूँ, काशी त्रयी में 3 है, गली आगे मूर्ति है, नीला चांद, वैश्वानर, और तीनों की बात मैंने की है, तीनों मैंने आपको समझा दिया है। अभी ध्यान रखना, काशी त्रयी संस्कृत, आचार व्यवहार तथा सच्चे वातावरण में डूबकर लिखी गई है। मेरी अपनी अभिप्सा रही है कि सही काशी को अगर देखना है तो तीनों उपन्यास में 3 ऐसे समय चुनने होंगे जो काशी की जनता को, समाज को पूरी तरह भयानक उथल पुथल से ऐसा मत दे कि सबसे निचले वर्ग के सर्व बहिष्कृत चंडालों और डोमों से लेकर महिमाशाली ब्राह्मण, राजकन्या, महाजन, सेठ को नग्न खड़ा कर दे। यानी जो काशी त्रयी लिखा गया, जो तीनों उपन्यास हैं, आप देखेंगे कि काशी के प्रारंभ का काल वैश्वानर से किया गया। अगर कालक्रमानुसार देखें तो सबसे पहले होगा वैश्वानर के बाद होगा नीला चांद यानी मध्यकाल में, और नीला चांद के बाद होगा गली आगे मूर्ति है, यानी वर्तमान काल की पृष्ठभूमि उन्होंने दिखाया। तो ध्यान रखना, सबसे पहले होगा वैश्वानर, फिर नीला चांद, फिर गली आगे मूर्ति है, अगर कालक्रमानुसार पूछे तो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। गली आगे मूर्ति है, इस उपन्यास के लिए कुछ विद्वानों का यह मानना है, कुछ विद्वान यह कहते हैं कि गली को कुछ विद्वान बुर्जी पर बैठकर लिखा गया उपन्यास कहते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए और बनता है कि शिव प्रसाद सिंह के किस उपन्यास को कुछ विद्वान बुर्जी पर बैठकर लिखा गया उपन्यास कहते हैं?
आप देख रहे हैं कि किस तरीके का प्रश्न बन रहा है, कितने प्रश्न बनते जा रहे हैं। शिव प्रसाद सिंह के किस उपन्यास को विद्वानों ने बुर्जी पर बैठकर लिखा गया उपन्यास कहा है? तो गली आगे मुड़ती है। विकल्प में रहेगा नीला चांद। तो बहुत जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है भूमिका वो नीला चांद लगाते हुए चले जाएंगे, कहेंगे हमारे पाठ्यक्रम में नीला चांद है, इसका मतलब नीला चांद के ही बारे में पूछा गया होगा। मैं पिछले 40 साल से काशी में हूँ। एक सप्ताह के लिए अतिथि के रूप में आने जाने वालों से यह सुनता हूँ तो ठहाका लगाकर हंसता हूँ। तो इस तरीके का यहाँ पर कथन इसमें कहा गया है। अब इसके अलावा इसी रचना में जहाँ पर नीला चांद के बारे में संक्षेप में शिव प्रसाद सिंह ने कहा है कि मैं मध्यकाल की वह काशी देखना चाहता था जो विदेशी आक्रांताओं के पहले थी। मैंने अभी इससे पहले आपसे जिक्र किया है कि भूमिका में शिव प्रसाद सिंह ने कहा कि मैं मध्यकाल की वह काशी देखना चाहता था जो विदेशी आक्रांताओं के पहले थी। मुझे तदनुरूप किसी ऐसे समय को ढूंढना था जिसने त्रिकंटक को भी हिला दिया हो। तो यह बात की गई है नीला चांद में ही। आगे उन्होंने कहा कि मत्स्योदरी से निकली मंदाकिनी सरित ब्रह्मनाल से होते हुए चक्र पुष्प कारिणी के पास गंगा में मिल जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चक्र पुष्प कारिणी किस नदी को कहा गया है? नीला चांद उपन्यास में चक्र पुष्प कारिणी किस नदी को कहा गया है? जो आपसे पूछा था मैंने प्रश्न, अब देखिए प्रश्न का जवाब आपको मिल जा रहा है। तो चक्र पुष्प कारिणी किसे कहा गया है? ध्यान दें, वरुणा नदी को। आप लिख लें, कॉपी पेन आपके पास होगा, वरुणा नदी। अतः चक्र पुष्पकारिणी से लेकर उत्तर की तरफ ब्राह्मणों की बस्ती थी। वहाँ क्या स्थिति है यह जानना हो तो हेमचंद्र जैसे आचार्य से पूछना चाहिए जिसने लिखा काशी ठकाना नगरी। अभी मैंने आपसे पूछा कि काशी ठकाना नगरी किसने कहा है? आपका उत्तर होगा हेमचंद्र ने कहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इस उपन्यास में आगे आप देखेंगे लिखा है कि गवायक श्रेणी को पूर्णतः उजागर करने वाला ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अभी मैंने आपसे पूछा था गवायक श्रेणी को पूर्णतः उजागर करने वाला ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसमें गायों के रंभाने, पड़रुओं की ऐंठ भरी आवाज़ें और उसी के साथ भैंसों गायों के पहनाने का भी चित्रण है। उक्त व्यक्ति प्रकरण मध्यकालीन काशी की सामाजिक स्थिति को खोलकर आंखों के सामने रख देता है। मैंने कोशिश की है कि विभिन्न हाटकों, श्रेणियों आदि के प्रारंभ में हर नए उपखंड के ऊपर की पंक्ति में पुरानी काशिका का एक टुकड़ा जोड़ दूं जो मौजूद हो ताकि उस श्रेणी की स्थिति स्पष्ट हो जाए। आगे आप देखें, गंगा के चित्र और रंगीन पारदर्शी रूप को देखकर गुरुवर द्विवेदी जी ने कहा। ये गुरुवर द्विवेदी जी कौन है? ये गुरुवर द्विवेदी जी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि तुमने काशी की इतनी छवियां चित्रित की हैं, तत्रापि गंगा की जो बरजोरी मन को खींचती है। अभी मैंने आपसे पूछा था इस प्रश्न को, और जितने प्रश्न आपसे पूछे गए वो सारे प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। आगे देखें, मैं उन तमाम लोगों का ऋणी हूं जिनसे सहायता ली गई। किससे सहायता ली गई है? यहां पर देखें, वाराणसी वैभव। वाराणसी वैभव किसकी रचना है? कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, कुबेरनाथ शुक्ल। वाराणसी वैभव कुबेरनाथ शुक्ल की रचना है। काशी का इतिहास मोतीचंद की रचना है। काशी खंड जो कि स्कंद पुराण का एक खंड है। काशी खंड स्कंद पुराण का काशी खंड, यहाँ लिखा हुआ है, दो जगह है।
तो काशी खंड स्कंद पुराण का एक खंड है। कुट्टनीमतम, कुट्टनीमतम दामोदर गुप्त की रचना है, दामोदर गुप्त। तो शिवप्रसाद सिंह ने कहा कि मैं उन तमाम लोगों का ऋणी हूं जिनसे सहायता ली गई, जैसे कुबेरनाथ शुक्ल का वाराणसी वैभव, मोतीचंद का काशी का इतिहास, स्कंद पुराण का काशी खंड, दामोदर गुप्त का कुट्टनीमतम, विशुद्धानंद पाठक का उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास और अर्जुन दास केसरी से कर्मा से 2 गीतों का मैंने इस्तेमाल किया है। यानी जो इस उपन्यास में गीत है कि हंसा फिरत विपत के मारे अपने देश निनारे, अब का बैठे ताल तलैया छोड़े समुद्र किनारे, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है अर्जुन दास केसरी का। अर्जुन दास केसरी की जो रचना है कर्मा, उस कर्मा में जो लोकगीत संग्रहित हैं, उन्हीं लोकगीतों में से 2 गीत नीला चांद उपन्यास में शिवप्रसाद सिंह ने लिया है। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि हंसा फिरत विपत के मारे अपने देश निनारे, अब का बैठे ताल तलैया छोड़े समुद्र किनारे, नीला चांद उपन्यास की ये पंक्ति किसकी है? तो अर्जुन दास केसरी की है। या अर्जुन दास केसरी का ना पूछकर सीधे अगर नाम लिख दिया जाए कर्मा, लोकगीतों का अलग अलग नाम लिख दिया जाए, तो आपका उत्तर होगा कर्मा। इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरे तीनों शिष्यों क्षमा शंकर पांडे, विनय नारायण सिंह और बिंदु दुबे ने सारी काटकूट के बीच इस लेख की प्रति बनाया, उन्हें मेरा आशीर्वाद। अब इसके बाद आइए संक्षेप में अब जान लेते हैं। इस उपन्यास की विषय वस्तु 11वीं सदी के राजा विद्याधर के पौत्र कीर्ति वर्मा के द्वारा अपने खोए राज्य की वापसी का प्रयास है। उस समय काशी में 2 राजा थे। मैंने अभी बताया कि ये जो रचना लिखी गई है 1060, अभी इससे पहले मैंने बात की और आपने देखा। अब यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा दें, अगर कोई दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखें 1060, ये देखिए उस समय, ये उस समय की काशी है, वह यानी ईस्वी 1060 यानी किस सदी की बात हो रही है? 11वीं सदी की बात हो रही है। सारी चीज आपको इसमें मिलेगा। तो इस उपन्यास की विषय वस्तु कब की है? 11वीं सदी की है। 11वीं सदी के राजा विद्याधर के पौत्र कीर्ति वर्मा के द्वारा, कीर्ति वर्मा, यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका नायक कौन है? तो नायक कीर्ति वर्मा है। नायक के द्वारा अपने खोए राज्य की वापसी का प्रयास है। उस समय काशी में 2 राजा थे। कौन कौन? कलचुरी शासक कर्ण और दूसरा गढ़वाल मदन। इसमें नारी पात्र अगर हम देखें तो गोमती है, शिलभद्रा है, सुनंदा है, बसंती है, दक्षिणा है। ध्यान रखना, पात्रों का नाम, जो बड़ी रचनाएं होती हैं उनमें पात्रों का नाम ज़्यादातर संभावना होती है कि पात्रों का नाम पूछा जाता है, तो पात्रों का नाम आपको ध्यान रखना है। पुरुष पात्र में अगर बात करें तो कलचुरी नरेश कर्णदेव, गढ़वाल नरेश चंद्र वर्मा, देव वर्मा, कीर्ति वर्मा, गोविंद सिंह, ये इसमें पुरुष पात्र हैं। अब नीला चांद, नीला चांद जो शीर्षक लिया गया, इस नीला चांद से आशय क्या है? उपन्यास का जो अंतिम वाक्य है उससे नीला चांद शीर्षक आपके समझ में आ जाएगा। आखिर नीला चांद क्यों कहा गया? जैसे हर व्यक्ति के अंदर एक आंगन है, एक तुलसी चौरा है, वैसे ही सबके छोटे छोटे आकाश में एक नीला चांद भी होता है। ढकोसलों से नहीं, नियति को जानने वाले दंभिकों की भविष्यवाणी से नहीं, तू खुद कालिमा में डूबकर अपने मन के आंगन में जगमगाता नीला चांद देख लेगा। उसका नाम है अमोघ इच्छा शक्ति। यानी नीला चांद किसे कहा गया? अमोघ इच्छा शक्ति को नीला चांद कहा गया। नीला चांद किसे कहा गया? तो अमोघ इच्छा शक्ति।
जब ये उपन्यास के अंत में है, इसीलिए मैंने कहा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीज़ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं संक्षिप्त विवरण मैंने कहा है। इस उपन्यास को साहित्य अकादमी शारदा सम्मान, ये मैंने पहले ही बताया। इसमें राजमहल से लेकर झोपड़ियों तक की गहन पड़ताल देखने को मिलेगी। इस उपन्यास का जो प्रारंभ है वो नायक कीर्ति वर्मा के राजमहल कलंजर से होता है, जहाँ कलंजर आग की लपटों से घिरा है, यहीं से प्रारंभ होता है। दूर पहाड़ी पर ऊंची चट्टान पर बैठा कीर्ति वर्मा हाथ मलते अपना सर्वस्व लूटते देखता है। उसके आंखों में वह दृश्य भी तैरने लगता है जब अताताई राजा कर्ण समाधि में बैठे उसके बड़े भाई देव वर्मा का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। दूसरे ही क्षण वधू वेश में उसकी भाभी का स्मरण हो आता है, जो अपने पति के सिर और धड़ को लेकर चिता पर बैठी है। ये सभी विचार आते हैं। तभी उनका प्रिय अश्व प्रचंड जोर से ही हिनहिनाता है। उनका जो अश्व है वो अश्व वहां पर पहुंच जाता है कीर्ति वर्मा का और जोर से हिनहिनाता है। तभी प्रधान अमात्य गोपाल भट्ट अपने सहयोगियों के साथ आते हैं। संकल्प विकल्प नीति अनीति पर विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाता है कि बुंदेलखंडी साधु वेश में कीर्ति वर्मा कीरत बनकर, मंत्री अनंत अंतु बनकर और कवि कृष्ण मिश्र किशन मिसिर बनकर वाराणसी पहुँचे और वहीं आगे की रणनीति बने। इसके बाद पूरा घटनाक्रम, जो पूरा का पूरा घटनाक्रम होता है, वो बनारस की धरती पर चलता है। जब कीर्ति वर्मा कलंजर छोड़कर आगे बढ़ते हैं, बनारस की ओर प्रस्थान करते हैं, वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां, वहाँ के लोग, सभी लोग कांतर स्वर को झंकृत करते हैं और गाते हैं कि हंसा फिरत विपत के मारे अपने देश में आ रहे। यहाँ पर हंसा किसे कहा गया है? बहरहाल मैंने आपको तो यह बता ही दिया है कि यह पंक्ति किसकी है। कर्मा की यह पंक्ति है, कर्मा में है, जो अर्जुन दास केसरी का है। कर्मा जो उन्होंने लिखा, वहाँ की ये पंक्ति है। लेकिन इस उपन्यास में, नीला चांद उपन्यास में, जहाँ पर इस पंक्ति का प्रयोग किया गया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टि से अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हंसा किसे कहकर संबोधित किया गया? तो कीर्ति वर्मा को, कि हंसा फिरे विपत के मारे अपने देश निनारे, अब का बैठे ताल तलैया छोड़े समुद्र किनारे, अपने देश निनारे, अपने देश निनारे। इतना देखते ही कीर्ति वर्मा की आंखों में अश्रु छलछला आए। उधर सेनापति गोपाल अश्वारोहियों को तब तक जाते हुए देखता है जब तक वह वनों में विलीन नहीं हो जाते। मात्र शारदे, गोपाल हिचक पड़े, इस राज्य का उद्धार करो। जो गोपाल सेनापति है, अश्वारोही है, वो कहते हैं, मात्र शारदे, हे शारदा माता, इस राज्य का उद्धार करो। तुम चंदेलों के दक्षिणी द्वार पर स्थित उनकी कुलदेवी हो। आज तक मातृग्रह, यानी मैहर जिसे कहते हैं, आज तक मातृग्रह को पार करना कलचुरी या किसी के लिए भी असंभव रहा। दक्षिण और उत्तरी दोनों की सीमाएं आक्रांत है। कहाँ जाए माँ, मेरी लाज बचा लो। तो इस तरीके से सेनापति गोपाल कहते हैं। और आगे फिर कहते हैं गोपाल, यानी सेनापति जो गोपाल है, वो कहते हैं कि माताओं, अगर गोपाल जीवित रहा तो सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद के लिए पूरे राज्य की पैदल परिक्रमा करता हुआ तुम्हारा दर्शन करेगा। उन्होंने हथेली से अपनी आंखें पूछी। घोड़ा उनके हृदय की समूची विह्वलता को समझ रहा था। वह प्रातःकालीन अरुणिमा में धीरे धीरे चल पड़ा और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरी सेना कीर्ति वर्मा कलंजर छोड़कर और बनारस की ओर प्रस्थान करते हैं
और पूरी की पूरी कहानी जो होगी वो बनारस की धरती पर चलेगी। और इसके बाद अब देखेंगे बहुत सारे अध्याय आपको मिलेंगे। आप जैसे जो पहला अध्याय देखेंगे तो कुछ अध्यायों का नामकरण किया गया। जैसे पहला अध्याय जो दिया गया वो कार्तिक पूर्णिमा दिया गया। बनारस जाते समय रास्ते का जो वर्णन है, यानी पूरी कथा ऐसे चलती है, बनारस जाते समय वर्णन है। फिर दूसरा अध्याय है जहाँ पर वरुणा नदी है, वरुणा नदी को पार करते हुए दिखाया गया। आगे तीसरा अध्याय जो मिलेगा आपको, सुबह हो जाती है, वहीं झील के पास अनंत झील के तट पर खड़े हैं सारे लोग। तो ये बनारस जाते समय जितनी भी घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को अध्यायों के माध्यम से दिखाया गया है। चौथा अध्याय फिर आगे आपको मिलेगा, वो मार्गशीर्ष तृतीया करके अध्याय का नाम दिया गया है और बताया गया कि जाते समय कीर्ति वर्मा यानी कीरत को नींद नहीं आती है, रात भर सोया नहीं है और गंगा किनारे टहल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की कहानियाँ ये चलती रहती हैं जिन्हें अध्यायों में विभक्त किया गया है। इस उपन्यास में दग्ध ज्वल ललाट पट्ट पाव के की अनुगूंज जगह जगह आपको सुनाई देगी। भूमिका देखें तो भूमिका में भी आपको मिलेगा। आगे उपन्यास के जो अध्याय हैं अध्याय में मिलेगा। इसका कारण यह है कि शिव प्रसाद जी काशी के बारे में जो जिक्र करते हैं, जो इतिहास इन्होंने पढ़ा, जो पुराणों से इन्होंने लिया है, हर जगह आपको ये चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी पुराणों में कि बनारस शिव के त्रिशूल पर टिका है। वेदों में, शास्त्रों में ये माना गया कि बनारस शिव के त्रिशूल पर टिका है। शायद इसीलिए यह अनुगूंज इस उपन्यास में सुनाई पड़ती है। महिला पात्र कौन सी हैं वो मैंने आपको बताया, लेकिन महिलाओं में प्रमुख पात्र अगर देखें तो माँ शीलभद्रा हैं, जिनसे हर पात्र जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। जैसा इससे पहले अभी आप देख रहे थे कि सेनापति गोपाल किस तरीके से मां की अर्चना करते हैं, किस तरीके से कहते हैं, माताओं अगर गोपाल जीवित रहा तो सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद के लिए पूरे राज्य की पैदल परिक्रमा करते हुए तुम्हारा दर्शन करेगा। तो यहाँ पर माँ शीलभद्रा से हर पात्र जुड़ा हुआ है। ये उपन्यास जब आगे बढ़ता है, मैंने जो अध्याय बताए उन अध्यायों में आप देखेंगे कि आगे कहानी चलती है, जहाँ पर राजा भोज का भी जिक्र किया गया, राजा भरथरी की भी बात की गई, रानी पिंगला की भी बात की गई। तो इन सब का संक्षिप्त कथा भी आपको मिलेगा उदाहरण के रूप में। इसी के साथ बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान के उच्च आदर्श और पतन को भी बड़ी बेबाकी से इसमें दर्शाया गया है। इस रचना में शिव प्रसाद सिंह ने जो उदाहरण के रूप में दिया, जो तथ्य लिए हैं, वो मैंने अभी भूमिका में बताया। लेकिन उसके अलावा, भूमिका के अलावा आप देखेंगे तो शिव प्रसाद सिंह ने नीला चांद उपन्यास में धंग के शिलालेख से भी कुछ तथ्य लिए, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से भी लिया, सिद्धहेम शब्दानुशासन से लिया, अथर्ववेद से लिया, बुद्ध कथा से लिया गया है और बृहद्रण्यक उपनिषद से भी तथ्य नीला चांद में लिए गए हैं। तो इस तरीके से इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते थे, कहाँ कहाँ से बन सकते थे, संक्षिप्त में क्या है वो मैंने आपको बताया। और पहला अध्याय का ये PDF में पूरे अध्याय तो नहीं दिए जा सकते, मैंने पहले ही आपको बताया कि 534 पेज की रचना है। तो ये पहला अध्याय, इस पहले अध्याय को अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरी की पूरी कहानी आपके समझ में आ जाएगी, जैसा कि मैंने संक्षेप में आपको बताया है। तो ये PDF भी आपको हम भेज देंगे अभी लेक्चर के बाद। आज रात में 9 बजे लाइव कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।